हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस पैंडमिक को हरा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 12th क्लास के टर्म 1 का टॉपिक है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, पहले ये जान लेते हैं। Balance of payment is a statement of all transactions made between entities in a one country and the rest of world over a defined period of time. नॉर्मली इसको 1 ईयर्स माना जाता है। एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जितना भी हमारा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डोनेशंस, ग्रांट, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी है, उस सभी का जो एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हम अपने इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ एक साल में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, कितना इंडिया ने बाहर इन्वेस्ट किया, जहाँ कितना बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना हमने अपने किसी दोस्त देश को ग्रांट दिया है, गिफ्ट दिया है, या कितना हमें ग्रांट मिला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, किसी से भी। तो वो सारा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के आगे कंपोनेंट्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, तो वहां चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेनली 2 अकाउंट कह सकते हैं या 3 अकाउंट कह देते हैं। देखते हैं कौन कौन से है, इसको देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा एरर है कमीशन। तो ये 2 अकाउंट ही मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें तो उतना ही शामिल होता है जो कोई पिछला बैलेंस रह गया है या कोई किसी तरह का एरर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए। जो कई बार आप कई दुकानदार से भी बिल लेते हो तो उसके भी नीचे लिखा होता है एरर एंड कमीशन। कोई गलती है या कोई पेमेंट बाकी रह गया है या कैलकुलेशन में कोई गलती रह गई है, तो वो उसको सेटल किया जाता है। तो ये तो इतना ही अकाउंट है। लेकिन जो पहले 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट। जैसे हमने पहले जो बजट में भी किया था, गवर्नमेंट बजट में भी, उसमें भी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट थे, लगभग वैसे ही हैं। लेकिन इसका जो रिलेशन है वो इंटरनेशनल अकाउंट से है। तो करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें कंट्री के उन ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, दैट ना तो वो कंट्री की लाइबिलिटी और ना ही एसेट को इफेक्ट करते हैं। इससे ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ना ही एसेट पे कोई इफेक्ट आता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके कारण कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं करंट अकाउंट। क्या है इसमें, कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये देखते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स है। पहला है ट्रेड पेमेंट्स। हम जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करते हैं एक साल के अंदर, जितना भी फिजिकल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। हमने गुड्स दिया और उसके बदले में पेमेंट मिल गया, या हमने इंपोर्ट्स किया और उसके बदले में पेमेंट कर दिया, तो दैट इज ट्रेड पेमेंट्स। इस अकाउंट को सिर्फ इस गुड्स के अकाउंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, फिजिकल गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही शामिल किया जाता है। दूसरा है फैक्टर्स पेमेंट्स। कई बार हम गुड्स न देके अपनी फैक्टर्स देते हैं। जैसे ये एम्बेसी है, ये ब्रिटिश एम्बेसी है इंडिया में, और ये जो बाहर ये एम्बेसी है इंडिया में, और ये जो सरदार सिक्योरिटी गार्ड है वो इंडिया का है। ये अपनी सर्विसेज ब्रिटिश जो एम्बेसी है उसको दे रहा है, इसके बदले में जो उसको पेमेंट मिल रही है, दैट इज फैक्टर इनकम। तो वो भी हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है। जैसे आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी होगी, जब
उसमें भी देखते हैं कि सलमान खान और बच्ची को एम्बेसी में छोड़ने जाता है, तो वहां एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो बाहर बैठा काम कर रहा होता है, तो उसको शायद ध्यान दीजिएगा कि उसको सलमान खान धमकी देता है कि तुमको तुम्हारे देश भेज देंगे। तो वो क्या कहता है कि मैं तो खुद इस कंट्री का ही हूँ, इंडियन ही हूँ, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी के लिए काम कर रहा हूँ। तो ऐसे फॉरेन की एम्बेसी में इंडियन जो काम कर रहे होते हैं, उनकी जो इनकम है दैट इज फैक्टर इनकम। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल है। कई बार हम बाहर जाके भी अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं और उसके बदले पेमेंट लेते हैं, तो उसको भी हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेशनल इनकम काउंट करते हैं तब शामिल करते हैं। तो ऐसी पेमेंट्स को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर्स के बदले जो प्राप्त होती हैं ऐसी पेमेंट्स। तो इसको करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। तीसरा हमने नॉन फैक्टर्स और सर्विस पेमेंट। यहां हमने फैक्टर नहीं दिए, पूरी सर्विस ही दे दी, यहाँ कोई फैक्टर नहीं दिया। जैसे यहाँ बहुत सारे हमारा पीएसएलवी हर साल बहुत सारे कंट्रीज के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाता है, स्पेस में लेके जाता है, और उसके बदले बहुत अच्छी अर्निंग करता है। ये काम हम दूसरे कंट्री को सर्विसेज देके अपनी अर्निंग करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी एग्जांपल दे रखी हैं। यूएसए के, सिर्फ यूएसए के ही हमने 24 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ के आए, तो उसके बदले में हमें जो पेमेंट्स मिली दैट इज फैक्टर्स, नॉन फैक्टर्स पेमेंट या सर्विस पेमेंट। इसी तरह बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं या स्टडी करने आते हैं या घूमने आते हैं, तो उनकी जो पेमेंट्स है दैट इज सर्विसेज, सर्विस पेमेंट। उनको हम सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो पेमेंट्स मिलती है दैट इज आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। स्ट्रेंथिंग प्राइस, कई बार हम यूनिलेटरल पेमेंट्स कर देते हैं। अभी तो अफगानिस्तान की स्थिति बढ़िया नहीं है, लेकिन जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी राष्ट्रपति थे, तो अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बहुत सारे उनको डोनेशन दिया ताकि वो भी एस्टेब्लिश हो सके और हमारा एक अच्छा पड़ोसी बन सके। अनफॉर्चुनेटली वो अभी प्रॉब्लम में है, और वो जो हमारी पेमेंट्स है उसका क्या होगा वो तो नहीं आएगी। वैसे भी हमने उनको गिफ्ट के रूप में दिया था, डोनेशन दिया था, वापस लेने के लिए नहीं। तो ऐसी पेमेंट्स जो यूनिलेटरल है उनको भी हम करंट अकाउंट में ही मानते हैं। आगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसके कारण कंट्री की या तो लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा या उसकी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी या एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। कैपिटल करंट अकाउंट में ऐसा नहीं था। करंट अकाउंट में ना तो हमारी एसेट पे कोई इफेक्ट था, ना ही हमारी लायबिलिटी पे। परंतु कैपिटल अकाउंट में ऐसे कंपोनेंट्स शामिल किए जाते हैं जो हमारी एसेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें भी हम 4 कंपोनेंट्स शामिल करते हैं। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाहर से कोई कंपनी आके यहाँ निवेश करती है, हमारी जमीन खरीद लेती है, या हमारी कोई फैक्ट्री में अपना हिस्सा डाल लेती है, या जो पहले से चल रही है उसमें अपने पार्ट ले लेती है। जैसे सिंगापुर का हमारी शेयर मार्केट, सिंगापुर गवर्नमेंट का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर मार्केट में है। या इसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी हमारे यहाँ शेयर मार्केट में, जैसे HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, इनमें बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब उनका इसमें एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट उनका भी योगदान हो गया, और इससे मिलने वाला प्रॉफिट उनको भी जाएगा। तो इस तरह उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई और हमारे जो शेयर्स उन्होंने खरीद लिए हैं, हमारी उतनी कैपिटल डिक्रीज हो गई है। दूसरा बारोइंग। कई बार हम बारो करते हैं या बारो देते हैं, लैंडिंग करते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को भी हम कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर हम बारो कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इन फ्यूचर हमें वापस देना है विद इंटरेस्ट, और अगर हमने लैंडिंग किया है तो हमारी लायबिलिटी, जो हमने लिया था उसको वापस कर दिया, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से बारोइंग भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट कंपोनेंट है। तीसरा है बैंकिंग कैपिटल और NRI रिमिटेंस। ये क्या होता है कि जो बैंकिंग कैपिटल है, जो बैंक अपने एसेट्स दूसरे कंट्री में जाके अर्न कर लेता है। कमर्शियल बैंक बहुत सारे कंट्रीज में काम भी करते हैं और वहाँ के एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। या NRIs,
जो है बाहर से है वो यहाँ अपने पैसा बैंकों के थ्रू भेजते रहते हैं। पैसे जो रिमिटेंस है, हमारे जो बहुत सारे एनआरआई इंडिया से बाहर गए हैं, काम कर रहे हैं और पैसा यहाँ भेज रहे हैं, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा है, क्योंकि इससे हमारी पूंजी इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, कई बार कोई कंट्री दूसरे कंट्री को 1 साल 2 साल के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी कर देता है, लेकिन वो बोरिंग की तरह ही है। बोरिंग लंबे समय के लिए हो सकती है, 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए क्रेडिट दिया जाता है, उसको भी वो भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। इसके कारण इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ही शामिल करते हैं। ये है कुछ, मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ अकाउंट्स के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अकाउंट जो है ये अकाउंट है, इसमें देखिए क्रेडिट इनफ्लोज हो रहा है, डेबिट आउटफ्लो। जो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 550 का किया हमने। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने कहा, हमने सैटेलाइट प्रोवाइड अंतरिक्ष में भेजे, स्पेस में भेजा अमेरिका का। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमें मिला, गिफ्ट, रिमिटेंस। और कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, कैपिटल रिपेमेंट बाय और सेल और एसेट्स और फॉरेनर्स, इस तरह के इसको कैपिटल अकाउंट में कर लिया हमने। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो फ्लो आउटफ्लो हो जाएगा। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज करेंगे, इससे भी आउटफ्लो होगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये भी आउटफ्लो होगा। और कैपिटल पेमेंट्स, ये भी आउटफ्लो हो जाएंगे। तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का बैलेंस इक्वल आएगा। इसको डबल एंट्री अकाउंट कहते हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। ये भी एक एग्जांपल है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, ये हो गए। उसके बाद कैपिटल ट्रांस, लॉन्ग टर्म बारोइंग, शॉर्ट टर्म बारोइंग, सेल ऑफ गोल्ड और एसेट्स। तो इसी तरह का ये डेबिट है। इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट जाएगी, तो दोनों को ये भी इक्वल है। तो यहाँ जो कुछ डिफरेंस है, एरर है, कमीशन इसमें शामिल किया। ये पार्ट है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, आपके बहुत सारे बुक्स में भी इसको मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो इस यूनिट का एक टॉपिक जो बचता है वो है फॉरेन एक्सचेंज, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पैंडेमिक में इसका बेनिफिट मिल सके और इसके साथ वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।